ओके, वी आर लाइव नाउ। गुड आफ्टरनून भाई। डीके जी, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार कमेंट कीजिएगा भाई, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार कमेंट कीजिएगा प्लीज़, क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं परफेक्ट तरीके से? ओके, आई थिंक सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर चल रही हैं। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग जल्दी से बस लाइव आ जाएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैसेज भी डाल दिया जाए। ओके, चलेगा भाई। क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखिएगा, हम लोग पिछली कुछ हमने क्लासेस इसकी कर रखी है। हमने बेसिक चीज़ें कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना जी। कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने लेकर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत नामक चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। तो उससे रिलेटेड हम लोग चीज़ों को देख चुके थे, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अब आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक बार पहले सारी चीज़ें रिकॉल भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है हमारा फिजिक्स को पढ़े हुए। तो अब हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं। नोट्स मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड भी कर दूंगा, पूरे जो प्रिंटेड नोट्स है, मटेरियल है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं अब एक अच्छे तरीके से। चलिए फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, फिजिक्स को समझते हैं। तो बेसिक जो हमने बात की थी, हमने जो बेसिक बात की थी भाई, देखिएगा हमने क्या चीज़ों के विषय में समझा था। तो सबसे पहले हमने समझा था कि प्रारंभिक जो विद्युत हमारे पास में होती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर देखी थी कि हमारे पास में जो विद्युत शब्द की हम बात कर रहे हैं, या हमने इसे कहा था कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है, तो एक्चुअल में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या थी भाई? तो हमने इसे कहा था फ्लो ऑफ चार्ज, या आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज के नाम से हमने इसे जाना था। तो अगर कहीं पर भी अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज, या हमने इसे क्या कहा था कि जो हमारे पास में आवेश का प्रवाह हमारे पास में होता है, आवेश के प्रवाह की दर हम कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम इसे कह सकते हैं। यही हमारे पास में क्या था भाई? इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास में हो जा रहा था। अगर हमने इसकी बात की थी तो हमने इसको देखा था कि जब भी हमारे पास कोई चालक होता है, अगर उस चालक में कोई करंट प्रवाहित हो रहा है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर से आवेश क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो जो आवेश हमारा प्रवाहित हो रहा है, उसी आवेश के प्रवाह की जो दर है या जो स्पीड है, जिस स्पीड से जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे हमने इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना था। इलेक्ट्रिक करंट को हमने आई से दर्शाया था, और आई को हमने देखा था ये हमारे पास क्या होता है? क्यू अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। जहां पर क्यू हमारे पास में क्या था भाई? तो क्यू हमारे पास में था दोस्त चार्ज, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आवेश के नाम से हम इसे जान रहे थे। आवेश के नाम से हम इसे जान रहे थे। हमने इसका मात्रक भी देखा था कि अगर हम देखें कि आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक कहें या हम इसे क्या कह सकते हैं, आवेश की जो हमारे पास में यूनिट है, यूनिट को हमने क्या कहा था? तो आवेश को हम नापते हैं कूलाम में। तो ये हमारे पास में एक वैज्ञानिक भी है कूलाम, जिनका हमें नियम भी पढ़ना है। तो आवेश की जो मात्रा थी या जो मात्रक था वो हमारे पास कूलाम था। याद रखेंगे, कूलाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी में, हिंदी इंग्लिश में दोनों में कूलाम का नाम कूलाम ही रहता है। और टी तो आप सभी जानते हैं कि स्मॉल टी हमारे पास में क्या होता है भाई? टाइम हमारे पास में हो जाता है, या हम इसे क्या कहते हैं? समय के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका मात्रक तो आप सभी जानते हैं कि टाइम का जो एक्चुअल में मात्रक होता है भाई, तो इसका जो यूनिट या मात्रक हमारे पास में है, तो इसकी हमारे पास यूनिट क्या हो जाती है? तो इसके यूनिट को लेकर अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हमारे पास में होती है सेकेंड। इसकी यूनिट हमारे पास में होती है सेकेंड। हम इसे एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके थे, ठीक है। अब देखिएगा, जो विद्युत धारा हमारे पास में बच जाती है, अगर हम आई को लेकर बात करें तो आई का हमने मात्रक क्या लिखा था भाई? आई हमारे पास में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट हम इसे कहते हैं। इसे हम किस नाम से जान रहे थे? तो ये हमारे पास में थी इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास में थी, या हमने इसे कहा था विद्युत धारा। इसे हमने कहा था भाई विद्युत धारा।
बताते जाइएगा आप लोग, क्लियर होते जाए तो। ये हमने कहा था विद्युत धारा के नाम से हमने इसे जाना था, और इसके लिए हमने मात्रक का यूज करा था। तो इसका जो हमारे पास में मात्रक था, या जो हमारे पास में इसकी यूनिट थी, यूनिट हमारे पास में क्या हो जाएगी, यूनिट हमारे पास में इसकी क्या थी भाई, एम्पियर हमारे पास में इसकी यूनिट हो रही थी, जिसे हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला भी सीखा था। अगर हमारे पास कोई बेसिक क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी हमारे पास में हो जाता है, आई बराबर क्यू बाई टी हमारे पास में हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम और करते हैं, रिकॉल करते हैं हमारे प्रीवियस कंसेप्ट को। अगर हमारे पास में कहीं पर दिया जाए कि टाइम हमारे पास में 5 मिनट है, देखिएगा एक बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। अगर टी बराबर, टाइम बराबर आपको दिया जाए कि किसी एक कंडक्टर वायर में 5 मिनट में, सपोज आपके पास में दिया गया है भाई कि 500 कूलाम का आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो आई की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, धारा की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी। करंट आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो याद रखेंगे जब भी हमें ये चीजों को ज्ञात करना है तो सारी यूनिट्स हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक्चुअल जो यूनिट होती है वही यूनिट हमारे पास में रहनी चाहिए। देखिएगा टाइम हमारे पास क्या गिवन है भाई, 5 मिनट गिवन है, लेकिन टाइम की एक्चुअल जो हम यूनिट की बात करते हैं एसआई यूनिट, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम अगर हम कहें तो वो एक्चुअल में हमारे पास में क्या होता है दोस्त, सेकंड होता है। तो 5 मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे भाई, तो 5 मिनट में टोटल सेकंड हो जाएंगे 300 हमारे पास में सेकंड हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर आई को कैलकुलेट करना है, धारा अगर मुझे ज्ञात करनी है, तो आई बराबर हमारे पास क्या होता है, क्यू बाई टी हमारे पास हो जाता है। टोटल आवेश कितना प्रवाहित हुआ, तो देखिएगा 500 कूलाम का आवेश प्रवाहित हुआ है। समय की अगर बात करें तो समय कितना है भाई, 300 सेकंड का समय है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कटेगा, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, 5/3 बचेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 एक कम 3 हमारे पास में आ जाएगा, बचेगा 2/3, और 2/3 को हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 हम इसको कह सकते हैं। 1.66 एम्पियर हमारे पास में रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक की चीजें क्लियर है भाई। 5/3 एम्पियर भी आपको आंसर में देखने के लिए मिल सकता है, या आप काट भी सकते हैं, 3 एक कम 3 बचा, 2 दशमलव लगाया 20, 3 छिंग 18, फिर 2 बचा फिर 20, तो ये 1.6666 कंटिन्यू चलेगा। तो इसको लगभग में 1.66 या 1.67 या 1.7 भी आप लिख सकते हैं ना, राउंड ऑफ करके आप इसको लिख सकते हैं। तो 1.66 आपके पास में एम्पियर में क्या बन जाएगा, विद्युत धारा की मात्रा बन जाएगी भाई। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सभी को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई। आगे हमने एक चीज सीखी थी, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ आवेश। देखिएगा आवेश जो होता है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ आवेश को लेकर। हम बात कर रहे हैं किस चीज की भाई, तो हम बात कर रहे हैं चार्ज की, है ना जी। चार्ज की बात करेंगे थोड़ी सी, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट बना हुआ है वो भी सीखने मिलेगा। आवेश के विषय में हम बात कर रहे हैं, आवेश के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए आवेश आता कहां से है, अगर हम बेसिक आवेश को लेकर बात करें तो हमारे पास जो चार्ज होता है, वास्तव में चार्ज होता क्या चीज है, या चार्ज हमारे पास में क्या होता है। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना को लेकर, तो देखिएगा परमाणु संरचना में जो हमारे पास में आवेश को लेकर हम बात करते हैं, तो किसी भी परमाणु की जो रचना होती है वो मूलतः 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें से अगर हम देखें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार के कण हमारे पास पाए जाते हैं। अगर इनकी रचना हम देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जब किसी परमाणु में से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाता है, या कोई एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के पास अतिरिक्त रूप से आ जाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर
सॉरी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जा रहा है, मतलब कि अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है तो उसके ऊपर कैसा आवेश आता है, उसके ऊपर हमेशा धनावेश आता है। अगर हम किसी का कोई परमाणु किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेकर आ रहा है, अपने पास लेकर आ रहा है, तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है ना जी। तो आप याद रखेंगे कि आवेश की रचना कैसे होती है, धनावेश कैसे बनता है। तो जो धनवान होगा वही तो दान कर सकता है भाई, जो धनवान होगा वही क्या करेगा, दान करेगा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है तो उस पर डेफिनेटली क्या आएगा, धनावेश आता है। अब ये जो आवेश हमारे पास में निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक मूल कण जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के कारण ही ये आवेश आ रहा है। अब हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को लेकर बात करते हैं तो बेसिकतः या मूलतः जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारे पास में इतना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम का हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश में अगर हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर तो ये आवेश हो गया। अगर एक और कण की बात करें, प्रोटॉन, जो कि धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है भाई, तो ऋणात्मक होता है। मूल परिमाण तो इसका वही रहेगा लेकिन ये आवेश होता है ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश। अब यही सेम आवेश प्रोटॉन पर भी होता है लेकिन धनात्मक प्रकृति का होता है। लेकिन कैसी प्रकृति का होता है, तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में होता है धनात्मक प्रकृति का। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन तो निकलता है नहीं, प्रोटॉन जहां है नाभिक के अंदर वह वहीं रहेगा। केवल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक परमाणु से दूसरे परमाणु, एक धातु से दूसरी धातु, ऐसे ही घूमते रहता है। घूमने वाला कण या मोबाइल आयन या चल आयन हम इसे कह सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। यही इलेक्ट्रॉन किसी चालक में जब गति करेगा तो क्या होगा भाई, उसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, करंट हमारी बहने लगेगी, क्योंकि आवेश तो यही है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो मूलतः जो आवेश है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। या परिमाण की बात करें तो धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृति को हम हटा देते हैं, परिमाण में या संख्यात्मक मान में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन के आवेश की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है या जो हमारे पास में चार्ज होता है, इसकी जो खोज करता है भाई, इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो खोज की थी, तो इसके खोजकर्ता का नाम याद रखेंगे। एक हमारे पास में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिलिकन नाम का, है ना जी। मिलिकन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज करी थी। इनका जो प्रयोग था, तो इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसे हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड, या हम इसे कहते हैं तेल बूंद विधि। इसे हम कहते हैं तेल बूंद विधि के नाम से हम इसे जानते हैं। तो तेल बूंद विधि हम कहें या हम इसे कहते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड इन्होंने अप्लाई की थी, एक पूरा प्रैक्टिकल है जिसकी सहायता से इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। तो ये कुछ बेसिक सी हमने आवेश को लेकर बात करी, ये हमने बेसिक से कुछ एक्स्ट्रा एक नॉलेज लिया जो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसकी हमें यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज है ये आपके लिए, है ना। अगर पूछे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास में बात क्या हुई भाई, आवेश को लेकर हम बात कर रहे थे। तो हमने आवेश की बात तो कर ली कि हमारे पास जो प्रकृति में आवेश है वो इनके कारण उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ करंट में जो आवेश की हम यहाँ गणना करने वाले हैं या जो चीजें निकालने वाले हैं, तो याद रखिएगा आवेश हमेशा जो प्रकृति में पाया जाएगा भाई, वो पाया जाता है +-n इंटू ई, है ना जी। E हमारे पास में क्या होगा, तो Q तो हमारे पास में हो गया आवेश, जो N हमारे पास में होगा भाई, N अपने आप में क्या होगी, हमारे पास पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या होगी अपने आप में एक क्या होगा, होल नंबर ये हमारे पास में हो सकता है, या नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं, है ना जी। होल नंबर हमारे पास में ये हो जाएगा, ये एक पूर्ण संख्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हो सकती है। हमारे पास में ये संख्या कभी ऐसी नहीं होगी कि 1.5 कूलाम का आवेश हो गया, 2.5 कूलाम का आवेश हो गया, 1.3 कूलाम का आवेश हो गया। ये संभव नहीं होगा हमारे पास, ये संभव नहीं होगा कभी भी हमारे पास में। और जो ई हमारे पास होगा, इस ई को हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन का
सिर्फ संख्यात्मक मान का आवेश, या हम इसे एक और नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश के नाम से हम इसे जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश के नाम से हम इसे जानते हैं। आवेश को हम चार्ज कहते हैं, तो इसे आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कह सकते हैं, है ना जी। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी इसे कहा जा सकता है। इसकी जो वैल्यू होती है दोस्त, तो इसकी वैल्यू संख्यात्मक मान होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसकी वैल्यू हो जाती है। सिंपल सी वैल्यू अगर हम लिखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक आवेश की वैल्यू हो जाती है। याद रखने वाला पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि ई की जो हम यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं वो हमारे पास में क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हमारे पास में वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, ई की वैल्यू आपको याद हो गई। यहाँ से हमने क्या सीखा कि आवेश हमारे पास में जो होगा भाई, मैं लिख दे रहा हूं, आवेश हमेशा हमारे पास में क्या होगा, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, कुछ इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, हमेशा इस तरीके से हो सकता है। ठीक है जी दोस्त, है ना जी। कभी भी हमारे पास में 1.5 कूलाम, 2.3 कूलाम इस तरीके से नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्याओं के रूप में ही हमारा आवेश होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि आवेश हमेशा पूर्ण संख्या का गुणज होगा। न्यूनतम आवेश कितना है, प्रकृति में उपलब्ध न्यूनतम आवेश क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रकृति में उपलब्ध न्यूनतम आवेश क्या होगा, तो देखिएगा, प्रकृति में उपलब्ध न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश भी क्या होगा भाई, वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के भी बराबर ही होगा। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। तो न्यूनतम आवेश हमने कितना सीखा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हमारे पास आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। तो देखिएगा, अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास में 1 कूलाम आवेश हो तो 1 कूलाम आवेश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम आवेश में आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, ये डाटा आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आप भी साथ ही साथ नोट भी करते जाइएगा, नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कूलाम की अगर हम बात करें तो 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम, इन 1 कूलाम। तो देखिएगा भाई, हम जानते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और एक फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा कि चूंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सिंपल सी बात करें N इंटू ई होता है, Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि Q बराबर क्या है, 1 कूलाम है ना जी। अब हमारे पास क्या गिवन है, तो देखिएगा, गिवन हमारे पास क्या है कि Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलाम है, और E की वैल्यू तो हम जानते हैं कि E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये डेटा हमारे पास में गिवन है, ये हमारे पास क्या है, गिवन डेटा है कि हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है भाई कि चार्ज कितना है, 1 कूलाम है, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर निकालना है। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू 1 रखें, N की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में, और E हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये 1.6 इंटू 10⁻19 को अगर मैं ट्रांसफर करूं तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6
इंटू आ जाएगा भाई 10 टू द पावर माइनस 19। ये 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेकर जाते हैं, यहाँ पर बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू आपके पास बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल की वैल्यू को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 10/16 इंटू आपके पास हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19। 10/16 को डिवाइड करते हैं भाई, 10/16 को डिवाइड करते हैं तो देखिए 10 छोटी राशि है, छोटी संख्या है, जीरो लगाए दशमलव लगाए 100 हो गया, 16 छिक्के 96 बचा कितना भाई 40 बच गया, 4 बच गया दशमलव के कारण 40 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया 8, तो 0 और फिर 5 है ना जी, 16 दूनी 32 बचा 8, 80 हो गया, 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। इसको देखिएगा मैं क्या लिख सकता हूं भाई, क्या लिखा जा सकता है, अगर हम यहां से, सॉरी यहां पर एक गड़बड़ हो गई, ये प्लस 19 हो जाएगा भाई, ऊपर जाएगा तो ये जैसे ही हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे माइनस 19 का ये प्लस 19 हो जाएगा, और प्लस 19 को हम सिंपली प्लस का 19 लिख सकते हैं, प्लस हम लगाने की आवश्यकता नहीं समझते तो हमने यहाँ पर 19 लिख दिया। देखिए इसमें से अगर मैं डेसिमल को हटाऊं तो इसको लिखा क्या जा सकता है 6.25। हमने क्या करा, एक डेसिमल को यहाँ पर वैल्यू आगे की तरफ हमने शिफ्ट कर दी, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 10 की पावर माइनस 1 और यहां पर हो जाएगा 10 की पावर 19। अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है भाई सेम है, तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, रिजल्ट आपके लिए मायने रखता है, रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने में भाई, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश भाई हमने सही कर दिया, ऊपर गया था तो हमने उसको प्लस कर दिया दोस्त। इसका मतलब क्या हुआ, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, अगर हम इसको अपने शब्दों में लिखना चाहें तो देखिएगा कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बात करें एक कूलाम, अगर हम आवेश या 1 कूलाम हम चार्ज की बात कर रहे हैं, आवेश कहें या हम इसे कहें भाई चार्ज, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होते हैं। अगर हम इसे संख्या के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 625, इसके बाद में भाई 4, 8, 12, 4, मात्र इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आपके पास में, मात्र इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब आप इसकी काउंटिंग अगर करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, बस भाई इसके आगे हमें नहीं आती, तो कुछ इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है। इसीलिए हम क्या करते हैं इसको भाई, कि सिंपल हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 6.25 इंटू हमारे पास में कितना है 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हमारे पास में हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बेसिक क्लास में डिस्कशन किया था, ये चीजें हमने बेसिक क्लास में डिस्कशन करी थी। अब जैसे ही हमने इसका डिस्कशन किया था, इसके बाद में हमने एक चीज को पढ़ा था, हमने इसके बाद में एक चीज को पढ़ा था, अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं भी देखी हैं तो आप आज से कंटिन्यू कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ओम का नियम, है ना जी, ओम का नियम हमने पढ़ा था, जिसे हमने बोला था ओम्स लॉ के नाम से हमने जिसे बोला था ओम्स लॉ, ओम का नियम। देखिएगा ओम का नियम हमें क्या बता रहा था कि हमारे पास में जो भी हमारे पास में कोई एक कंडक्टर वायर है या कोई हमारे पास एक चालक है, जैसे सपोज हमने एक चालक तार लिया, ये हमारे पास में एक चालक तार है, इसमें हमने क्या करा था भाई, इसमें हमने एक वायर को अटैच करा, यहां पर हमने लगाई एक छोटी सी बैटरी,
यहाँ पर हमने लगाई एक छोटी सी बैटरी। ये बैटरी को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। मैंने बैटरी के टर्मिनल्स भी बताया था, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव होता है। हम हमेशा करंट का फ्लो मानकर चलते हैं कि कहाँ से भाई, प्लस से निकल कर आ रही है और नेगेटिव की तरफ घूम कर आ रही है। ठीक है जी। यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा V और करंट होगी फ्लो यहाँ पर R। तो ओम का नियम हमें क्या बता रहा था, देखिए धारा प्रवाहित क्यों हो रही है, तो वो प्रवाहित होती है किसके कारण, विभव के अंतर के कारण। एक जगह पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत संख्या में है, दूसरी जगह पर मान लीजिए कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो कैसे फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, अधिकता जहां पर है, भीड़ जहां पर है। ऐसा आप मान सकते हैं कि एक कमरे में 100 लोग बैठे हुए हैं और दूसरे कमरे में मात्र 5 लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही आप दोनों कमरे के बीच का दरवाजा खोलते हैं तो 100 वाले कमरे में से लोग निकलकर 5 वाले में जाने लगेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत भीड़ है। तो अधिक विभव, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर विभव अधिक मान लेते हैं, जहां पर कम इलेक्ट्रॉन है वहां पर विभव कम मान लेते हैं। तो अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होता है, उसकी अपोजिट दिशा में करंट का फ्लो होता है। तो ओम के नियम में हमने सीखा था कि जो विभव है भाई, जितना ज्यादा विभव होगा उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, जितना ज्यादा विभव होगा उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। जैसे एक कमरे में 100 लोग हैं, दूसरे में 5 लोग हैं, तो यहां से मान लिया जैसे ही कमरे को खोला तो 100 में से मान लिया हमने 20-30 लोग दूसरे कमरे में चले गए, तो धीरे धीरे गए लोग, कम लोग एक जगह से दूसरी जगह में गए। अब वहीं अगर हमारे पास 100 वाले कमरे में 500 लोग हो जाते और दूसरे कमरे में 5 ही लोग रहते, तो देखिए लोगों के जाने की गति बढ़ जाती। लोगों के जाने की अगर गति बढ़ जाती तो उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसका मतलब जैसे ही विभव बढ़ेगा धारा का मान भी बढ़ जाएगा। यहां पर यह समानुपात का चिन्ह है, इसको हमने हटाया तो एक नियतांक हमारे पास निकल कर आया था। इस नियतांक को हमने R को किस नाम से जाना था, तो इसे हमने कहा था चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। तो V हमारे पास में क्या था भाई, V हमारे पास में था विभवांतर, V हमारे पास में था विभवांतर, या हमने जिसे कहा था पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ना जी। इसकी इकाई क्या थी भाई, तो इसे हम मेजर कर रहे थे वोल्ट में। आई हमारे पास में हम जान चुके हैं कि आई हमारे पास में धारा है, या हमारे पास में ये करंट है, जिसे हम मेजर कर रहे हैं किसमें, एम्पियर में हम इसे मेजर कर रहे हैं, एम्पियर में इसे मेजर कर रहे हैं। बात करते हैं आर को लेकर, तो आर हमारे पास में क्या है भाई, आर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, या हमने इसे जाना था किस नाम से, प्रतिरोध के नाम से हमने इसे जाना था, प्रतिरोध के नाम से हमने इसे जाना था। इसका जो मात्रक हमने सीखा था तो इसको हम किस में मेजर करते हैं, चूंकि वैज्ञानिक ओम ने दिया था तो इसे हमने किस नाम से जाना था, तो इसे हमने जाना था ओम के नाम से ही इसके मात्रक को जाना था। सिंबल हमने यूज किया था कुछ इस तरीके का। ये सिंबल क्या कहलाता है, तो ये ग्रीक भाषा का एक अल्फाबेट है जिसे हम ओमेगा के नाम से जानते हैं, जिसे हम ओमेगा के नाम से जानते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है भाई। ओके चलिएगा भाई, तो मात्रक हो जाएगा इसका क्या भाई, ओम हो जाएगा। तो ओम की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकलेगी, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हमारा हो जाएगा दोस्त। आगे हमने क्या सीखा था कि रेजिस्टेंस को हमने किस सिंबल से दर्शाया था, तो देखिएगा सिंबल यहीं पर बनाते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस के सिंबल की बात करें, रेजिस्टेंस की अगर हम सिंबल की बात करें कि हम इसे कैसे दर्शाते हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से दर्शाया था। देखिएगा बात तो वही है, ये सिंबल भी आपको देखने के लिए लगेगा कि ये स्पीड ब्रेकर का आपने सिंबल बनाया है, तो डेफिनेटली बिल्कुल ये भी क्या है, एक प्रकार से स्पीड ब्रेकर है, एक प्रकार से क्या है भाई, स्पीड ब्रेकर ही है। जैसे रास्ते पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है गति को कम करने के लिए, गाड़ियों की गति को कम करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर प्रतिरोध का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनों के बहाव को कम करने के लिए। इसका मतलब प्रतिरोध किसके लिए उपयोग होता है, तो धारा के प्रवाह की जो गति होती है उसे कम करने के लिए हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं भाई। याद रखना ये भी क्या है, हमारे पास स्पीड को कम करने का ही काम करता है। मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ एक बारी। ओके अभी दिख रहे हैं मुझे पूरे कमेंट, ठीक।
ओके, चलिएगा भाई, आगे चलते हैं। हमने आगे क्या सीखा है, आगे की जो क्लासेस हमने की थी उसमें हमने सीखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने सीखा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम इसे कहें तो ये हमारे पास में क्या है भाई, तो हमने इसे कहा था प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। इस संयोजन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इस संयोजन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, हमने दो प्रकार से इसको सीखा था। तो देखिएगा वन बाय वन हम सभी को लेते हैं। दो प्रकार से हमने सीखा था। पहला हमने कहा था भाई कि हम इसको श्रेणी क्रम में कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में कर सकते हैं, या हमने इसे क्या कहा था कि हमने कैसे जोड़ा, सीरीज कनेक्शन में हमने इसको जोड़ा। सेकंड कनेक्शन हमने देखा था कि हम इसको ऐड कर सकते हैं समांतर क्रम में, या हम इसे कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, या हम इसे कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिएगा किस तरीके से हमने यहाँ पर चीज़ों की रचना की थी। अगर हमारे पास में तीन रेजिस्टेंस हैं, सपोज कीजिए हमारे पास में पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और हमने इसी के साथ एक और रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया या एक और प्रतिरोध को ऐड कर दिया। इनकी जो वैल्यू है R1 है पहले रेजिस्टेंस, दूसरे का जो मान है वो R2 ओम है, तीसरे का मान अगर हमारे पास R3 ओम है। तो यहाँ पर जो R टोटल बन रहा था, R टोटल या कुल प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं, कुल प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस जो यहाँ पर बनेगा, कुल प्रतिरोध या हम कहें यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में बना था दोस्त, वो हमारे पास क्या बना था, आर टी बराबर, सिंपल हमने फॉर्मूला सीखा था कि R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू डैश डैश डैश, आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी हो कंटिन्यू आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हमने एक और सीखी थी कि सीरीज कनेक्शन जब भी हम लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है भाई, सीरीज कनेक्शन में हमने चीज सीखी थी कि सीरीज कनेक्शन में हमेशा जो हमारे पास करंट होगी या जो हमारे पास धारा होगी, वो धारा क्या रहेगी भाई, धारा हमारे पास समान रहेगी, या धारा हमारे पास क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, जो हमारे पास पहले थी बिल्कुल सेम हमारे पास में करंट यहाँ पर बना रहेगा। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा था कि जो हमारे पास में वोल्टेज होगा या जिसे हम विभव कहते हैं या विभवांतर जिसे हम कहते हैं, विभवांतर क्या होगा, विभवांतर हमेशा समान रहेगा। किसमें भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि जो विभवांतर है वो हमारे पास क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने बनाया किस तरीके से था, तो अगर हम किन्हीं भी प्रतिरोधों के पहले पहले सिरे और दूसरे दूसरे सिरों को एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से हमने बनाया था। ये हमारे पास पहला रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास सेकंड समझ लीजिए दूसरा रेजिस्टेंस था, इसी के साथ हमने एक और रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया, इन तीनों को ऐड कर लिया और एक बैटरी के आर पार हमने इसे जोड़ दिया, प्लस माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। सपोज ये रेजिस्टेंस R1 था, R2 था, R3 था, तो यहाँ पर हमने जो कुल प्रतिरोध को लेकर बात करी थी उसे हमने कैसे निकाला था, तो 1/R टोटल हमने किया था, ये बराबर था भाई 1/R1 प्लस ये था 1/R2 प्लस हमारे पास में था 1/R3, और यही क्रम हमारा आगे तक चलते रहेगा, यही क्रम हमारा आगे तक क्या था भाई, चल रहा था। तो ये चीजें हम लोग देख चुके थे, हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं, हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं। तो ये चीजें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपको ये चीजें वापस से रिकॉल हो गई होगी। आज हमने थोड़ा सा रिवीजन ही किया है, कुछ भी हमने चीजें नहीं ज़्यादा नहीं सीखी है। शायद कुछ अगर चीजें हमने सीखी भी है तो आपके लिए बेनिफिशियल ही है, आपको आगे वो चीजें काम पड़ेगी। इसके अलावा हमने यहाँ पर थोड़ी सी बात करी थी कि रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड किस चीज पर करता है। तो देखिएगा डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है भाई, या जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, या हमारे पास में जो प्रतिरोध है
प्रतिरोध देखिएगा किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली चीज हमने सीखी थी कि अगर हमारे पास में कोई चालक तार इस प्रकार से है कि इसका जो हमारे पास एरिया है भाई, एरिया है ए, और जो लंबाई है स्मॉल एल। देखिएगा एरिया में हम बात किसकी करते हैं दोस्त, तो एरिया में हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कहें या एरिया को मैं सिंपल भाषा में क्या कह सकता हूं, इस चालक तार की मोटाई कितनी है। सिंपल सी बात यही होगी कि मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, इस पर यह डिपेंड करता है। तो थिकनेस या मोटाई कहें या क्रॉस सेक्शनल एरिया कहें, कटाक्ष क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं, उस पर यह चीज निर्भर करती है और तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की जो हमारे पास निर्भरता थी, तो आर हमने सीखा था समानुपाती होता है सीधे एल। इसका मतलब क्या हुआ कि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होने वाला है, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होने वाला है। और सेकंड हमने सीखा था कि आर जो हमारे पास समानुपाती होगा भाई 1/a होगा। 1/a का रिलेशन हमने कहा था कि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। आर समानुपाती एल का मतलब क्या होगा भाई, लंबाई जितनी ज्यादा, लंबाई जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा। प्रतिरोध को हम रेजिस्टेंस कहते हैं भाई, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, ठीक है। और आर समानुपाती 1/a का मतलब क्या हुआ, मोटाई जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना कम। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो भी हमारे पास तार है इसकी मोटाई जितनी ज्यादा, मोटाई जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना कम, प्रतिरोध उतना ही कम, प्रतिरोध उतना कम। चीजें याद रहेंगी भाई, है ना। हम अपनी भाषा में चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स एक समझने का सब्जेक्ट है। मैं आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड कर दूंगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें थ्योरेटिकल पोर्शन लिखकर नहीं आना है कहीं भी। हमें तो क्वेश्चंस को क्या करना है, 4 में से एक सिलेक्ट करना है। तो हम अपनी भाषा में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने चीज़ों को समझा कि आर समानुपाती एल, इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। आर समानुपाती 1/a, इसका मतलब मोटाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप अब आप इस चीज को बिल्कुल समझ गए होंगे कि आर समानुपाती किन किन चीजों पे होता है। अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो क्या बनेगा, आर समानुपाती L/A हो जाएगा, आर समानुपाती L/A हो जाएगा। और जैसे ही हम यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा रहे थे तो R इज इक्वल टू, हमने एक नियतांक यहां यूज किया था, ρL/A हमारे पास में हो जा रहा था, ρL/A हमारे पास हो जा रहा था दोस्त। यहां पर जो एक नियतांक आया रो, इसे हमने किस नाम से जाना था, तो इसे हम कह रहे थे किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता, है ना जी, या हमने इसे कहा था विशिष्ट प्रतिरोध, या हमने कहा था भाई विशिष्ट प्रतिरोध, या हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से हमने इसे जाना था। यहां तक चीजें क्लियर हैं भाई, प्रतिरोधकता, है ना, रजिस्टिविटी कह सकते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, या हम इसे रजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास में कुछ चीजें यहां पर थी। अब देखिए डिपेंडेंसी हमारे पास में आ जाती है, यहां पर डिपेंडेंसी हमारे पास में आ जाती है, कौन कौन सी चीजें किस किस पर निर्भर करती है। इन दोनों को लेकर क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस किस चीजों पर निर्भर करता है, और जो प्रतिरोधकता है वो किस किस चीजों पर निर्भर करती है। देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में बनेगा तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो
तो जो हमारे पास प्रतिरोध है या जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की निर्भरता की अगर हम बात करें कि जो हमारे पास निर्भरता है या किस किस पर ये डिपेंड है, निर्भरता या हम इसे कहते हैं डिपेंडेंसी, निर्भरता या हम कहते हैं डिपेंडेंसी। तो देखिएगा प्रतिरोध किन किन चीजों पे निर्भर करता है भाई। तो प्रतिरोध हमारा सबसे पहले किस पे निर्भर करेगा, पहली चीज हो जाएगी उसकी लेंथ पर, लेंथ पर, लेंथ को हम कहते हैं लंबाई पर निर्भर करेगा, हमने अभी सीखा, ठीक है। सेकंड आपका निर्भर करेगा किस चीज पर भाई, एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं या हम इसे मोटाई कह रहे हैं, सिंपल में, सिंपल में हम कह रहे हैं मोटाई या हम इसे कह सकते हैं क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। और तीसरी जो निर्भरता होती है वो निर्भरता होगी भाई किसकी, मटेरियल की, वो निर्भरता होगी मटेरियल की कि हमने किस पदार्थ का उपयोग किया है। अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम या कॉपर की बात करें तो ये चालक पदार्थ हैं, इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। लेकिन वहीं अगर हम प्लास्टिक की बात करें जो कि अपने आप में क्या है, एक पॉलीमर या बहुलक है, तो वो हमारे पास में क्या होती है, उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, सॉरी है ना, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, उसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर पाता, धारा उसके आर पार नहीं जा सकती। तो प्रतिरोध इन तीनों चीजों पे निर्भर करता है, याद रखेंगे, प्रतिरोध इन तीनों चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो पहला पॉइंट था, अगर सेकंड हम बात करें कि जो हमारे पास प्रतिरोधकता है भाई, जो हमारे पास प्रतिरोधकता है या जिसे हमने रजिस्टिविटी कहा है, इसे हमने रजिस्टिविटी कहा है और दर्शाया है रो सिंबल से, ये किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है भाई ये केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, ये केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, ये केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, ये केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, याद रखेंगे पदार्थ पर निर्भर करती है, ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन मटेरियल, किस मटेरियल का आपने यूज किया है उसकी रजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। जैसे एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी अगर हमारे पास सपोज x है, तो अब एल्यूमिनियम का वायर चाहे पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, किसी भी आकृति का हो, रजिस्टिविटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, ये बाकी और किसी चीजों पर निर्भर नहीं करती, ये डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। और हर मटेरियल के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ये डायरेक्ट आपको यहां पर इसका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिलता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, ओके। चलिए आगे हमने और चीजें देखी थी, आगे हमने कुछ और चीजें देखी थी, उसको भी हम रिकॉल करते हैं, हम उसको भी रिकॉल करते हैं। देखिएगा अब पॉइंट समझते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लेंथ, लंबाई में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, लंबाई में परिवर्तन का प्रभाव, किसी भी प्रतिरोध की जब आप लंबाई को बढ़ाते हैं, तो हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस सीधे सीधे लंबाई के क्या होता है भाई, डिपेंड होता है, सीधे सीधे लंबाई से क्या होता है, सीधे सीधे क्या होगा, लंबाई का तो डायरेक्ट क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दें भाई, अगर हम किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दें तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा क्या प्रभाव होगा। अगर आपने लंबाई को 2 गुना कर दिया है तो क्या इफेक्ट होता है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपने किसी चालक की लंबाई को, आपने किसी वायर की, अगर हम लंबाई को 2 गुना कर दें भाई, अगर हमने लंबाई को क्या कर दिया, लंबाई को हमने क्या कर दिया दोस्त, 2 गुना कर दिया, लंबाई को अगर हमने 2 गुना कर दिया, इसका मतलब लेंथ को हमने जस्ट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। अगर लंबाई को हमने 2 गुना कर दिया है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन तो हमने किया था कि जैसे ही हम लंबाई को 2 गुना करते हैं, प्रतिरोध उसका 4 गुना हो जाता है। प्रतिरोध उसका 4 गुना हो जाता है, लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि आपको हर बार इसको ट्रिक समझकर याद करेंगे कि हमें इसका देखिए डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रतिरोध होगा भाई, जो भी हमारे पास में रेजिस्टेंस बनेगा नया, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जो होगा, जितने भी गुना आपने किया है, जितने भी गुना आपने किया है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसका क्या होगा, सीधे क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने 2 गुना किया है, अगर आपने लंबाई को 2 गुना किया है, लेंथ को अगर आपने 2 गुना किया है, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा भाई, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। अगर आपने लंबाई को सपोज 3 गुना किया है, अगर आपने लंबाई को 3 टाइम्स या 3 गुना आपने कर दिया है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितने गुना हो जाएगा दोस्त, याद रखेंगे 9 गुना आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये ट्रिक याद रहेगी भाई, सीधे सीधे स्क्वायर आपको कर देना है, सीधे सीधे उसका वर्ग कर देना है। अगर हम लंबाई को 4 गुना कर दें दोस्त तो क्या बनेगा, ठीक है, विल इंक्रीज बाई 2x नहीं कह सकते, देखिए डबल नहीं हो रहा है भाई, स्क्वायर होगा, स्क्वायर वर्ग वर्ग। 3 गुना अगर हमने लंबाई करा तो 9 गुना प्रतिरोध बढ़ेगा, 9 गुना प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है दोस्त। जितने भी गुना किया है उसका क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। क्या सीखा हमने, लंबाई को जितने गुना किया है, लंबाई को जितने गुना किया है, प्रतिरोध उतने गुना का वर्ग हो जाएगा। प्रतिरोध उतने गुना का वर्ग हो जाएगा, गुना का वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये हमने अपनी भाषा में लिख लिया भाई, ये हमारे नोट्स हैं, ये हम अपने तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई स्टैंडर्ड चीजें नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं ताकि हम जाके क्वेश्चन बना पाएं। अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या है, क्वेश्चन बनाना है। हम हर एक सवाल में जाके डेरिवेशन नहीं करते रहेंगे। देखिए अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए, अगर सपोज हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए, है ना जी, कि यदि प्रतिरोध को, यदि प्रतिरोध को 5 गुना कर दिया जाए, सॉरी प्रतिरोध नहीं, यदि लंबाई को 5 गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध होगा। क्या आंसर बनेगा भाई इसका, आंसर क्या बनेगा, प्रतिरोध कितना होगा, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 गुना। प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स हो जाएगा, जो भी एक्चुअल वैल्यू रही होगी उसका 25 गुना हो जाएगा, उसका 25 गुना हो जाएगा। लंबाई का इफेक्ट सभी को समझ में आ गया भाई, लंबाई का इफेक्ट सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया दोस्त, बन जाएगा ये, प्रतिरोध कितना होगा, 25 गुना हो जाएगा। क्लियर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अभी हमने देखा था किसका भाई, इफेक्ट ऑफ लेंथ हमने देखा था। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एरिया। दो ही चीजों पे तो निर्भर कर रहा है, ये हमने पहले नहीं पढ़ा था, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। इफेक्ट ऑफ एरिया, अगर हम बात करें क्षेत्रफल में परिवर्तन का प्रभाव, क्षेत्रफल में परिवर्तन का प्रभाव, क्षेत्रफल में परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। हमने सीखा हुआ है भाई, दूसरा पॉइंट हमने यही सीखा है कि जो प्रतिरोध होता है भाई वो सीधे सीधे क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। क्षेत्रफल के अगर व्युत्क्रमानुपाती है, और अगर हम क्षेत्रफल को क्या करें, बढ़ा दें, क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगा तो कितना होगा, ये हमें निकालना है कि प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, सिंपल सी बात, कि यहां पर क्या होगा भाई, देखिए इसकी ट्रिक आप याद रखेंगे कि यहां पर जो कंडीशन बनेगी कि जो नया रेजिस्टेंस होगा भाई वो 1 अपॉन जितने भी गुना आपने किया है, नया जो प्रतिरोध बनेगा वो क्या होगा, सीधे जो भी पुराना प्रतिरोध था उसका आपने जितने भी गुना आपने क्षेत्रफल को बढ़ाया है बस 1 अपॉन उतने का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जितने भी गुना करा है हमने उतने का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास पहले एरिया ए था, ए को हमने जस्ट डबल कर दिया 2a, तो जो ए वाले का रेजिस्टेंस आर था अब वो कितना हो जाएगा भाई, 1 अपॉन हमने 2 गुना किया तो 2 का वर्ग और ए, इसका मतलब a/4 हो जाएगा। a/4 हमारे पास में, सॉरी r/4 हमारे पास में हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस r था तो अब कितना हो जाएगा, r/4, चौथाई हो जाएगा। 1 बटे जो भी गुना हमने किया है उसका वर्ग हमें करना है। रिवर्स होगा एरिया के लिए, क्योंकि एरिया के साथ में व्युत्क्रम का संबंध होता है। एरिया के लिए व्युत्क्रम का संबंध हमारे पास में होता है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। देखिए यदि हमारे पास जो क्षेत्रफल है, यदि क्षेत्रफल को 4 गुना किया जाए, 4 टाइम्स 4 गुना किया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा भाई, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, r/4 का स्क्वायर, इसका मतलब r/16, इसका मतलब क्या हुआ, 16 गुना कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध क्या होगा, 16 गुना कम हो जाएगा भाई, r/16 प्रतिरोध हमारे पास में हो जाएगा। यहां पर वर्ग होगा, वर्ग होगा, लेकिन कहां पर आएगा, वो बटे में आने वाला है। वर्ग जो होगा वो बटे में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया दोस्त, वर्ग क्या होगा, बटे में यहां पर आ जाएगा। लंबाई में क्या होगा, सीधा संबंध था लंबाई के साथ में, तो सीधा क्या हुआ, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। जितने गुना भी आप लंबाई को बढ़ाओगे उसका जस्ट वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं 2 गुने से तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्रतिरोध पुराने का, मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्रतिरोध हो जाएगा। अगर आप प्रतिरोध को 3 गुना कर रहे हैं तो 1/9 हो जाएगा। और देखिए यदि क्षेत्रफल 5 गुना किया जाए, यदि क्षेत्रफल 5 गुना किया जाए, इफ द एरिया इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स किया जाए, तो रेजिस्टेंस कितना होगा भाई नया, 1 अपॉन जो भी आर रहा होगा उसके बटे में कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, मतलब 1/25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 1/25 हो जाएगा, मतलब 1/25 कम हो जाएगा, 1/25 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 25 गुना से कम हो गया भाई। पॉइंट क्लियर हो गया दोस्त सबको, एक बार कमेंट कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं।
ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई भाई क्लास? डीके भाई, राकेश कुमार, सुषमा वर्मा जी, मुकेश मिस्त्री जी, आशुतोष सिंह जी, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्त। एक बार बताइए चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई, ये वाले पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो भी संख्या दी गई है उसका सिंपल आपको वर्ग करना है। अगर लंबाई है तो सीधे सीधे बढ़ जाएगा, और अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो बटे में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया भाई सभी को? यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बाकी की चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, चलिएगा। तो कल से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग सीखेंगे, विद्युत ऊर्जा के विषय में हम लोग सीखने वाले हैं। अलग अलग इकाइयां हम लोग इसकी सीखेंगे, और कुछ प्रतिरोध के विषय में भी हम लोग चीज़ें सीखेंगे कल की क्लास में। तो सारी चीज़ें आपको अभी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आज जो हमने पढ़ा है भाई, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, खुद से इसके एक बार नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग भी साथ में। बाकी के जो नोट्स हैं वो तो मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा, लेकिन आप भी अगर खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें तभी आपको समझ में आएगी। एक बार और लगे तो आप क्लास को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे जो कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को हमने अपनी भाषा में लिखा है। बाकी जो मटेरियल है वो तो आपको मिल जाएगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं और डिटेल में जानना चाहें तो। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस यहाँ पर करूँगा। ओके, तो अब आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा। नोट्स में अभी आपकी क्लास की ये पीडीएफ जस्ट अपलोड हो जा रही है, जो भी हमने पढ़ा है आज की क्लास में, इसी को रिवाइज कीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसानी से आप एग्जाम के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कल आपकी क्लास इसी टाइम होगी, हम इसी टाइम मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।